सोचो अगर एक ऐसी औरत जिसके पास इतना पैसा और घमंड हो कि वो आम इंसान को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ न समझे, अचानक एक दिन एक सुनसान आइलैंड पर उसी नौकर के साथ फंस जाए जिसको उसने हर दिन जलील किया था। अब यहाँ पैसा नहीं, ताकत चलती है, और जो कल तक उसका नौकर था आज वो उसका भगवान बन चुका है। भूख, प्यास और डर अब इस घमंडी औरत की ऐसी हालत होने वाली है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। कहानी शुरू होती है एम्बर नाम की एक औरत से। एक ऐसी औरत जिसका बैंक बैलेंस जितना बड़ा है उसकी बदतमीजी का लेवल उससे भी कहीं ज्यादा है। ये अपने आलीशान प्राइवेट जेट से उतरती है, महंगे डिजाइनर कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और नखरे इतने कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। एम्बर और उसका पति टोनी अपने दो अमीर दोस्तों के कपल्स के साथ ग्रीस आते हैं एक लग्जरी यॉट पर छुट्टियां मनाने। यॉट का कैप्टन बर्ली बड़ी मुस्कुराहट के साथ इन सब का वेलकम करता है, हाथ मिलाता है, लेकिन एम्बर को जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। वो कैप्टन को एक नज़र देखती है और इग्नोर करके आगे निकल जाती है, और यहीं से शुरू होता है उसका असली कमीनापन। उसका घमंड इतना था कि वो वहां काम करने वाले स्टाफ को इंसान ही नहीं मानती थी। इसी लग्जरी यॉट पर एक क्रू मेंबर काम करता है जोसेफ, एक मेहनती और सीधा साधा इंसान। जोसेफ चुपचाप इन सब का सामान उठाता है और उनके लग्जूरियस कमरों तक पहुंचाता है, लेकिन एम्बर को उस कमरे में कुछ भी पसंद नहीं आता। उसके चेहरे पर ऐसी चिढ़ होती है जैसे किसी ने उसे महल से निकालकर कचरे के डब्बे में सुला दिया हो। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछती है, क्या यहाँ कोई जिम है? जोसेफ चुपचाप वहां से जाता है और एक छोटी सी फोल्डिंग एक्सरसाइज साइकिल लाकर उसके सामने रख देता है, और फिर बड़ी मासूमियत से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैम फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। एम्बर का ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी नौकरी खत्म करवा सकती हूं। जोसेफ बेचारा चुप रह जाता है। उसकी हालत ऐसी थी कि करे तो क्या करे। अगले दिन सभी लोग छोटी बोट्स लेकर समुद्र के बीचों बीच घूमने निकलते हैं। बाकी सारे अमीर दोस्त पानी में कूदकर मजे से तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी महारानी एम्बर को पानी से डर लगता है। वो बोट पर छाता ताने बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठी रहती है। जोसेफ वहीं पास में अपना डाइविंग गियर ठीक कर रहा था। एम्बर उसे हुक्म देती है कि तुम यहीं मेरे साथ रुकोगे। जोसेफ मजबूरी में उसकी बात मानता है। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा साहस जुटाकर प्यार से कहता है कि अगर वो चाहे तो बाकी लोगों के साथ स्विमिंग ट्राई कर सकती है। ये सुनते ही एम्बर फिर से भड़क जाती है, अब तुम एक मामूली नौकर मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? साला, इस औरत को हर बात पर बस जलील करना आता था। जोसेफ अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत चाहती क्या है। अगली सुबह एम्बर डेक पर एक्सरसाइज कर रही थी। जोसेफ वहीं पास में रेलिंग साफ कर रहा था, लेकिन एम्बर की आदत से मजबूर वो फिर से उसे ताने मारने लगती है। वो उसे इस तरह देखती है जैसे वो वहां मौजूद कोई गंदगी हो। जोसेफ से ये सहा नहीं जाता और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब दोपहर को सब लोग लंच कर रहे होते हैं। बाकी मेहमान आराम से खाना खा रहे थे, पर एम्बर को कहीं से चैन नहीं थी। वो खाने को देखती है और फिर गुस्से में जोसेफ को बुलाती है, ये खाना बिल्कुल ठंडा है, इसे अभी तुरंत गर्म करके लाओ। जोसेफ का खून खौल उठता है। उसका मन करता है कि ये सारा गर्म खाना इस चूतिया औरत के मुंह पर फेंक दे और उसे उठाकर समुद्र में धक्का दे दे, पर नौकरी की मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। वो एक लंबी सांस लेता है, अपने गुस्से को पी जाता है और खाना लेकर वहां से चला जाता है। किचन में आकर जोसेफ का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपने साथ काम करने वालों के सामने अपना दर्द निकालता है। हरामी औरत है ये, मैंने अपनी जिंदगी में इतना घमंडी इंसान नहीं देखा। कैप्टन बर्ली उसे शांत करता है और कहता है, देख भाई, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, इनके सामने हमें हर हाल में मुस्कुराना ही पड़ता है। ये हमारी नौकरी है और इन्हीं के पैसे से हमारा घर चलता है। कुछ देर बाद कैप्टन खुद एम्बर के पास खाना लेकर जाता है ताकि माहौल ठीक रहे, लेकिन एम्बर किसी की सगी नहीं। वो सीधे कैप्टन से बोलती है, मुझे तुम्हारे इन नौकरों से घिन आती है, मैं नहीं चाहती कि इनमें से कोई भी मेरे आसपास दिखाई दे। ये सुनकर वहां बैठे बाकी लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उनकी भी फट चुकी थी कि ये औरत उनकी पूरी छुट्टी का माहौल बर्बाद कर रही है। 2 दिन गुजर जाते हैं। सब लोग इस औरत के नखरे और झिल्लत सह सहकर पक चुके थे। एम्बर हर वक्त किसी न किसी छोटी बात पर गुस्सा करती, ताने मारती, और उसका सबसे बड़ा टारगेट था जोसेफ। जोसेफ अब उससे पूरी तरह से बचकर निकलने लगा था। उसे देखते ही वो अपना रास्ता बदल लेता था। एक रात एम्बर नशे में पूरी तरह धुत होकर यॉट के डेक पर इधर उधर घूम रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर जोसेफ पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक बड़ी सी कच्ची मछली पकड़े किचन की तरफ जा रहा था। नशे में वो जोसेफ को देखकर एक अजीब सी छेड़छाड़ वाली मुस्कुराहट देती है और उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। तुम पूरे दिन बस काम काम और काम ही करते रहते हो, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? जोसेफ जानता था कि ये मादरचोद औरत अब उसके साथ एक नया खेल खेल रही है। ये उसके पेशे का मजाक
मजाक उड़ा रही थी। जोसेफ के अंदर आग लग चुकी थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। उसने एम्बर को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े ही ठंडे और सख्त अंदाज में उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ कभी डांस नहीं करूंगा। इतना कहकर वो उसके बगल से बिना मुड़े निकल गया और एम्बर नशे में बस उसे गुस्से और हैरानी से देखती रह गई। उसका ईगो एक बार फिर से बुरी तरह क्रश हो चुका था। अगली ही सुबह किसी को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हुआ, पर एम्बर फिशिंग पर जाने की जिद पकड़ लेती है। सब उसे समझाते हैं कि मौसम ठीक नहीं लग रहा और खुले समंदर में आगे जाना खतरनाक हो सकता है, पर इस औरत की ईगो के आगे किसकी चलती थी? वो नहीं मानती। मजबूरी में जोसेफ एक छोटी रबर की मोटर बोट निकालता है और दोनों समंदर के बीचों बीच निकल जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, हवा शांत थी और एम्बर अपने घमंड में बैठी हुई थी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक बोट का इंजन झटके खाकर बंद हो जाता है। बीच समंदर में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ लहरों की आवाज बजती है। जोसेफ घबराकर इंजन चेक करता है और जब फ्यूल टैंक खोलता है तो उसकी सांस अटक जाती है। टैंक पूरी तरह खाली था। जल्दबाजी में उसने पेट्रोल चेक ही नहीं किया था। जैसे ही ये बात एम्बर को पता चलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बुरी तरह भड़क उठती है और चिल्लाने लगती है, साले तुझे एक छोटा सा काम ठीक से नहीं होता। वो उस पर गालियां बरसाने लगती है, अपनी पावर दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकियां देने लगती है। जोसेफ चुपचाप सब सुनता रहता है, क्योंकि आखिर में गलती उसकी भी थी और अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं था। दोनों उस बेजान बोट में फंसे हुए थे। तभी एम्बर की नजर बोट की सीट के नीचे रखे एक इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है। वो बॉक्स खोलती है और उसमें से एक फ्लेयर गन निकल आती है। जोसेफ की जान में थोड़ी जान आती है। वो फौरन उसे रोकता है और समझाता है कि इस फ्लेयर गन को बहुत ध्यान से रखना। जब कोई बड़ी शिप या मदद उनके आसपास से गुजरेगी तभी हम इसे चलाएंगे ताकि वो हमारा सिग्नल देख सके। पर वक्त वैसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था और भूख प्यास दोनों को अंदर से तोड़ रही थी। तभी अचानक दूर समंदर की लहरों के बीच एम्बर को एक जहाज का धुआं दिखाई देता है। उसकी डेस्परेशन और घबराहट उसे पूरी तरह पागल कर देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे फ्लेयर गन उठाती है और फायर कर देती है। जोसेफ चिल्लाता रह जाता है, पर निशाना बुरी तरह चूक जाता है। वो आग का गोला हवा में उड़ने के बजाय सीधे उनकी हवादारी रबर बोट के एक हिस्से से जा टकराता है। पटाख! एक ही पल में बोट फट जाती है और उसकी सारी हवा बड़ी तेजी से निकलने लगती है। ये क्या कर दिया तूने चूतिया औरत! जोसेफ की चीख निकल जाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बोट का आधा हिस्सा डूब चुका था। दोनों किसी तरह तैरकर उस डूबती हुई आधी बोट के सहारे लटक जाते हैं। रात होती है और उसके साथ ही आती है मौत जैसी काली आंधी और एक भयानक तूफान। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें इन दोनों को किसी खिलौने की तरह हवा में उछाल रही थीं। बारिश की बूंदें पत्थर की तरह चुभन दे रही थीं। हर पल, हर सेकंड लग रहा था कि अगली लहर आएगी और इनकी आखिरी सांस छीन लेगी। पूरी रात मौत से लड़ने के बाद जब अगली सुबह सूरज निकलता है तो एम्बर की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो दोनों एक छोटे से अनजान और बिल्कुल सुनसान आइलैंड के किनारे मिट्टी में धंसे हुए हैं। दोनों किसी तरह रेंगते हुए जमीन पर आते हैं। जान बच गई थी, पर क्या सच में उनकी मुसीबतें खत्म हो गई थी? जमीन पर आते ही एम्बर के अंदर का वो घमंडी शैतान फिर जाग उठता है। वो अपने भीगी हुई और गंदी हालत देखती है और सीधे जोसेफ पर बरस पड़ती है। वापस पहुंचते ही मेरा लॉयर तुझे सीधा जेल में सजा देगा कमीने, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। इस बार जोसेफ की आंखों में डर नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है, एम्बर की आंखों में देखता है और ठंडे दिमाग से साफ शब्दों में कहता है, मुझे अब तेरी इन खोखली धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी औकात अब यहाँ कौड़ी बराबर भी नहीं है। मुझे तेरी इस बकवास से अब बिल्कुल नफरत हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोसेफ को पता था कि इस अनजान जगह पर जिंदा रहना है तो खाना और पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आइलैंड के घने जंगलों के अंदर जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी और उसके पास पीने का मीठा साफ पानी मिल जाता है। वो अपना दिमाग लगाता है, एक चाकू को लकड़ी पर बांध पर एक लंबा सा भाला बनाता है और समंदर में उतर जाता है ताकि मछली का शिकार कर सके। दूसरी तरफ ये अमीर महारानी पूरे आइलैंड पर कुत्तों की तरह खाक छान रही थी। ना उसे पीने का पानी मिला, ना खाने को एक निवाला।
थक हार कर भूख से बेहाल होकर वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और वहां से चुपचाप जोसेफ को देखने लगती है। जोसेफ एक बड़ी मछली पकड़ चुका था और समंदर किनारे आराम से बैठकर उसे अपने चाकू से काट रहा था। भूख से एम्बर की आंतें ऐंठ रही थीं। उसकी फट चुकी थी क्योंकि उसने जिंदगी में कभी ऐसी भूख नहीं देखी थी। वो अपनी सारी ईगो एक तरफ रखकर जोसेफ के पास जाती है और थोड़ी सी मछली मांगती है, पर जोसेफ उसे गुस्से से देखता है और साफ मना कर देता है। वो कहता है, तूने हमेशा कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव किया है मेरे साथ। मैंने तेरी जैसी हरामी औरत जिंदगी में नहीं देखी। मैं तेरी मदद क्यों करूं? आम्बर को अभी भी लगता है कि उसका पैसा इस दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। वो घबराते हुए कहती है, इस एक मछली के बदले जब हम यहाँ से वापस जाएंगे मैं तुझे $1000 दूंगी। जोसेफ बस उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। आम्बर और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ की बेतहाशा महंगी सोने की ब्रेसलेट उतारती है और जोसेफ की तरफ बढ़ा देती है। जोसेफ वो सोने की ब्रेसलेट देखता है और अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उस ब्रेसलेट को उठाकर हवा में उछालता है और समुंदर में फेंक देता है। इस झोपड़ी में ना तेरा पैसा चलेगा ना तेरा स्टेटस। यहाँ इन सब की कोई कीमत नहीं है। अगर भूख लगी है तो जा और खुद मेहनत करके अपना खाना ढूंढ। ये सुनकर एम्बर का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। उसकी सारी दौलत, उसकी ईगो सब मिट्टी में मिल चुका था। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है और नीचे से मिट्टी और रेत उठाकर जोसेफ के चेहरे पर फेंक देती है। और बस यही वो पल था जब जोसेफ का सारा सब्र, सारी शराफत पूरी तरह टूट जाती है। वो आग बबूला होकर उठता है और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ एम्बर के मुंह पर जड़ देता है। चटाक! एम्बर सीधे जमीन पर जा गिरती है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। जोसेफ उसके पास झुकता है, उसकी आंखों में अपनी दहशत डालते हुए कहता है, अगर जिंदा रहना है और एक भी निवाला खाना है तो आज के बाद तो मुझे मास्टर कहकर बुलाएगी। जो औरत कल तक खुद को इस दुनिया की सबसे बड़ी खुदा समझती थी, आज अपने ही नौकर के पैरों में पड़ी रो रही थी। जोसेफ साफ कहता है कि इस आइलैंड पर अब वही नियम बनाएगा। वो उसके नखरे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदा रहना है तो गुलामी करनी ही पड़ेगी। उसने अपने पसीने से भरे गंदे कपड़े उतारे और एम्बर की तरफ फेंकते हुए हुक्म दिया, पहले इन कपड़ों को धोकर सुखा, उसके बाद ही तू खाने के बारे में सोच सकती है। एम्बर की आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर उसके पेट में लगने वाली आग उसकी ईगो से ज्यादा बड़ी थी। वो बिना एक लफ्ज बोले चुपचाप उठती है, पत्थरों पर उसके कपड़े रगड़ रगड़ कर धोती है और उसके लिए झरने से बोतल में पानी भर कर लाती है। उसके सारे नखरे हवा हो चुके थे। सब कुछ करने के बाद जब जोसेफ उसे आग पर भुनी हुई थोड़ी सी अधपकी मछली देता है तो वो भूख से इतनी बेचैन थी कि उस कच्ची मछली को भी बिना किसी नखरे के एक जानवर की तरह जल्दी जल्दी खा जाती है। जोसेफ वहीं आराम से लेटकर उस घमंडी औरत को अपनी गुलामी करते हुए देख रहा था और उसे ये सब देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। एम्बर उस कच्ची मछली को निगल तो गई थी, पर रात होते ही उसकी अमीर ईगो ने एक आखिरी बार फन उठाया। आइलैंड पर अंधेरा छा चुका था। झोपड़ी सिर्फ एक थी। जोसेफ अंदर जाकर आराम से अपने बेड पर लेट गया और उसने साफ कह दिया, अंदर सोना है तो मेरे साथ जगह शेयर करनी पड़ेगी। एम्बर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और सोचा, मैं इस 2 कौड़ी के नौकर के बिस्तर पर सोऊंगी। पता चला इसने मुझे रात में ही चोट दिया। इससे अच्छा मैं बाहर ठंडी रेत पर लेट जाऊं, चोट मेरी सेफ रहेगी। पर उस अकेलेपन की रात ने उसकी औकात दिखा दी। हवा की ठंड हड्डियों तक जा रही थी और कीड़ों ने उसकी ऐसी हालत खराब की कि सारी अकड़ हवा हो गई। अगली सुबह उसकी शक्ल और बिखरे बाल देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसको रात भर बुरी तरह पीटा हो। दिन शुरू हुआ और जोसेफ ने नए मास्टर के असूल बिल्कुल साफ कर दिए। अब से इस आइलैंड पर कोई फ्री का खाना नहीं खाएगा। जोसेफ आराम से एक पत्थर पर लेटकर किसी महाराजा की तरह मुंह में तिनका दबाए धूप सेकता और एम्बर, जो कल तक अपने इशारों पर दूसरों को नचाती थी, अब वो उसकी पर्सनल सर्वेंट बन चुकी थी। बाहर से झरने का पानी भर कर ला, जंगल से लकड़ियां चुन कर ला, समुद्र के किनारे बैठकर मेरे गंदे कपड़े रगड़ रगड़ कर धो। एम्बर की बुरी तरह फट चुकी थी। अगर वो थोड़ी सी भी नानुकारी करती या आलस दिखाती तो जोसेफ उसको सजा के तौर पर दुगना काम दे देता और खाना बंद करने का फरमान सुना देता। लेकिन जोसेफ का मकसद सिर्फ काम करवाना नहीं था। वो इस औरत के अंदर की उस बची हुई घमंडी आग को पूरी तरह बुझाना चाहता था। एक दिन एम्बर भारी दोपहर में लकड़ियां चुनकर आई, पसीने में लचपत और थक कर चूर थी। तभी जोसेफ ने मुस्कुराकर एक नया फरमान दे दिया, मुझे बोर हो रहा है, चल यहाँ खड़ी होकर गाना गा और मेरे लिए डांस कर।
एम्बर का खून खौल उठा। एक वक्त था जब बड़े बड़े लोग उसके एक इशारे पर बिछ जाते थे, और आज ये हरामी उसे अपने सामने मुजरा करने को कह रहा था। उसने इनकार में सिर हिलाया, पर पेट की आग और उस सुनसान आइलैंड की मजबूरी साला इंसान से क्या नहीं करवाती। उसने घुटने टेक दिए और वहां मिट्टी में खड़े होकर अपनी बेबसी के आंसू पीते हुए उसने अजीब सा डांस करना शुरू किया। जोसेफ उसे देखकर मजाक उड़ा रहा था। उसे वो सारा अपमान याद आ रहा था जो उस औरत ने शिप पर किया था। आज हर एक ताने का हिसाब बराबर हो रहा था। धीरे धीरे एम्बर को भी समझ आने लगा कि उसका पैसा, उसकी पावर और उसका रुतबा सब इस आइलैंड पर मिट्टी है। एक दिन जब एम्बर अकेले समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठी थी तो अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी सच्ची औकात और अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने रियलाइज किया कि बिना अपने गुरूर के वो कुछ भी नहीं। वो रोते हुए वापस जोसेफ के पास आई। उसके सामने झुककर बिल्कुल सच्चे दिल से उसने अपनी हर एक बदतमीजी के लिए माफी मांगी। जोसेफ ने उसकी झुकी हुई आंखों में देखा। इस बार वहां कोई नकली घमंड नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई लाचार औरत थी। जोसेफ का बरसों का दबाकर रखा हुआ गुस्सा भी अब ठंडा हो चुका था। उसने उसे उठाया और माफ कर दिया। और यहीं से इनकी जिंदगी ने एक ऐसा अजीब सा मोड़ लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब वो सर्वाइवल पार्टनर्स बन गए। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, शिकार करते, झोपड़ी की रिपेयर करते। एक दिन तो एम्बर ने खुद समुद्र के कचरे में घुसकर अपने हाथों से एक जिंदा मछली पकड़ ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जोसेफ भी उसकी इस तब्दीली को देखकर हैरान रह गया था। ये मजबूरी का रिश्ता कब कुछ और बनने लगा पता ही नहीं चला। रात को आग के पास बैठकर अब वो आम इंसानों की तरह बातें करने लगे। एक रात आग तपते हुए जोसेफ ने अचानक पूछा, तो बाहर की दुनिया में इतनी चिड़चिड़ी और घमंडी क्यों थी? एम्बर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसकी अमीर जिंदगी एक झूठ थी। उसका पति टोनी सिर्फ बाहर से कैरिंग दिखता था, पर असल में वो उसे वक्त नहीं देता था। उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसके पास पैसा बहुत था, पर अंदर से वो पूरी तरह खोखली और अकेली थी। उसी अकेलेपन ने उसे इतना पत्थर दिल और बदतमीज बना दिया था। जोसेफ चुपचाप सब सुनता रहा। उसे पहली बार इस औरत पर तरस आया। उसे समझ आया कि असली गरीबी तो इसके अंदर थी। उस रात दोनों के बीच की सारी बची हुई दीवारें ढेर हो गईं। एक दूसरे के दर्द को अपनाते हुए दोनों इतने करीब आ गए कि कब उनकी ये दुश्मनी सदियों के प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भनक नहीं लगी। उस सुनहरे समुद्र के किनारे चांद की रोशनी में एक दूसरे की बाहों में उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसा ली। अब उन्हें वापस उस झूठी, नर्क जैसी और पैसे वाली दुनिया में जाना ही नहीं था। उनका सब कुछ वही आइलैंड बन चुका था। लेकिन जिंदगी ऐसी सीधी कहाँ चलती है। एक दिन एम्बर अकेले पत्थरों पर चढ़कर जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसकी नज़र दूर समुद्र की लहरों पर पड़ी। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। एक बड़ी सी लग्जरी याट बिल्कुल उन्हीं के आइलैंड की तरफ आ रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आई। एम्बर ने जोर जोर से खुशी से हाथ हिलाना शुरू किया, पर अगले ही सेकंड जैसे उसके दिमाग में करंट दौड़ा और उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसके दिमाग में एक भयानक कांपते हुए ख्याल ने जन्म लिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो उसे वापस उस नर्क जैसी शादी और अकेलेपन में लौटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जोसेफ जो आज उसका साथी है, वापस बाहर की दुनिया में जाकर एक मामूली नौकर बन जाएगा और उससे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसकी फट रही थी ये सोचकर कि उसकी बनाई हुई नई खुशियाँ एक पल में तबाह हो जाएंगी। डरते हुए उसने अपने हाथ नीचे किए और चुपचाप झुककर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गई। उसने अपनी सांसें रोक लीं और उस जहाज को वहां से आगे निकल जाने दिया। एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया उसने। जोसेफ को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उन्हें इस नर्क से निकलने के लिए कोई वहां आया था। उस रात को अंधेरी झोपड़ी का कचरा साफ करते हुए उन्हें किसी पुराने मुसाफिर की छोड़ी हुई रम की एक आधी भरी बोतल मिल गई। दोनों ने उस बोतल को खोला और पीकर मस्त होने लगे। एम्बर नशे में थी, पर उसकी झूठी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज दफन था जो उसने जोसेफ से छुपाया था। दोनों आग के सामने हंसे, नाचे और एक दूसरे के साथ गुनगुनाने लगे। एम्बर को लग रहा था कि उसने अपनी आखिरी खुशी बचा ली है और अब ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। पर उसने ये नहीं सोचा था कि उस बोट वालों ने शायद आइलैंड पर किसी को देख लिया हो, या फिर आगे आने वाला कल इनके इस नए रिश्ते की ऐसी भयानक परीक्षा लेने वाला था जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। कहानी अभी बाकी थी।